हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू द क्लास ऑफ एसएसपी। यस बच्चा लोग, सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सेशन जिसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। जेई मेन एंड एडवांस या फिर अगर आप चाहे कंपटीशन एग्जाम कोई भी बात कर लें तो फिजिक्स का खास करके ये जो चैप्टर होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, ये बच्चों को बड़ी तकलीफ देता है। तो बस आप लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए आपके एसएसपी यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कंटेंट देने वाले हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट, एक ही गुजारिश आप लोगों से रहेगी कि नोट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाइएगा। जो भी आप यहाँ पे क्लास में सीखेंगे उसको बहुत अच्छे से अपने नोटबुक में उतारना, बिकॉज ये जो नोट्स आप अपने हाथों से लिखेंगे ना, ये आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आपको पता है, थंबनेल देखा ही होगा आपने कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स है और फ्लूइड मैकेनिक्स का हम सब कुछ बेसिक से लेकर के एडवांस तक कवर करने वाले हैं। मेरे टीचिंग का सिर्फ एकमात्र मकसद होगा बच्चा लोग कि मैं आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत करवा दूं, और डेफिनेटली डे विल कम when you will realize that you are in ishq mohabbat with the subject, but for that you have to start learning the physics by clearing the concept of it. 100% you will realize that you are in ishq mohabbat with the subject. यानी कि आपको फिजिक्स में रट्टाफिकेशन की तरफ नहीं जाना है, आपको फिजिक्स को हमेशा फील करके पढ़ना है। आपके जो भी एग्जांपल्स मैं दूंगा उसे अपने डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ कनेक्ट करिए, एंड डेफिनेटली धीरे धीरे फिजिक्स के साथ आपको इश्क मोहब्बत होने ही वाला है। ये बाबा एसएसपी आपको फिजिक्स के साथ जरूर डुबा देगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए बच्चा लोग, तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास 10th वाला फिजिक्स नहीं है यहाँ पे, हाँ तो डायरेक्टली लिखता हूँ मैं। तो ये है बच्चा लोग आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अगर हम आज तो वैसे जनरल चर्चा ही करने वाले हैं, धीरे धीरे उसके अंदर बहुत डेप्थ में जाएंगे, बट पहले समझते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या। बेसिकली फिजिक्स में जहाँ पर भी इक्स आता है, इक्स दैट रिप्रेजेंट्स कि ये फिजिक्स की कोई ब्रांच है जहाँ पर आप इसको स्टडी करने वाले। से फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहाँ पे हम डील करते हैं मोशन को, राइट। एंड सेम लाइक डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स भी है, डायनामिक्स भी है। वो एक ऐसी ब्रांच हो जाती है फिजिक्स की जहाँ पे आप फिर से मोशन को ही डील करते हो। बट डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में एक डिफरेंस ये हो जाता है कि काइनेमेटिक्स वो ब्रांच होगी जहाँ पर आप मोशन को तो डील करोगे बट विदाउट नोइंग द रीजन कि व्हाई इट इज हैपनिंग। जस्ट लाइक इफ आई टॉक अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब के पीछे, ये सब कुछ होने के पीछे कोई और भी है, बट आप वो कॉज को स्टडी नहीं करते। यू आर नॉट डीलिंग विद दैट कॉज, हियर यू आर डीलिंग ओनली विद द मोशन, है ना। दैट ब्रांच इज काइनेमेटिक्स। बट डायनेमिक्स इज दैट पार्ट जहाँ पे आपको ये सोचना होगा कि अगर मोशन हुआ तो क्यों हुआ, एक्सेलरेशन आई तो क्यों आई, वेलोसिटी क्यों आ गई, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आ गया। दैट मीन्स if you do a चर्चा on Newton's law of motion, that is dynamics, and if you are following only this kinematics, motion and all, ये सब कुछ इसके अंतर्गत में आ जाता है, ठीक है। बट ऐसे ही ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, that branch of physics where we study about fluid, that is known as fluid mechanics। तो सबसे पहला सवाल यही आ जाएगा बच्चा लोग कि फ्लूइड क्या है। छोटी छोटी बातें करेंगे बट ऐसे बेसिक्स के बिना तो आप कर नहीं सकते ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें समझते चले जाएंगे। जैसे आप सवाल मन में ये उठता है कि फ्लूइड क्या होता है। एनीथिंग विच कैन फ्लो, जो कुछ भी बह सकता है, एनी मटेरियल, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। तो जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी बच्चा लोग, तो जिसके अंदर भी प्रॉपर्टी होता है बहने का, फ्लो होने का, वो हमारे लिए फ्लूइड है। जैसे कि मैं ब्रीथिंग कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, है ना। आप लोग भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है यार, सेहत के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे भारत का तो इतिहास ही रहा हुआ है ना, ऋषियों मुनियों की, और जय श्री राम, ये सब चीज़ें भी हो गई। तो स्टडी के साथ साथ थोड़ी मस्ती वाली बातें भी हो जाए। तो जब हम सांस ले रहे हैं यार, तो हवा है ना, वो तो बह सकता है, दैट इज़ फ्लूइड। अगर आप किसी रोड पे चलते हो, आपने कभी सोचा होगा रोड कैसे बनी होगी। खैर अब तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई। जब हम रोड पे चलते हैं तो वो जो डामर नहीं होता वो भी तो फ्लो होता है, वो भी हो सकता है। कोई भी चीज़, केरोसिन है, पानी है, ऑयल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि वो शहद, हनी, वो भी फ्लो हो सकता है। हाँ, कुछ ये हो सकता है कि कुछ बहुत ईजिली फ्लो हो, बहुत ईजिली कोई फ्लो नहीं भी होगा। तो जिसके अंदर भी फ्लो होने की प्रॉपर्टी है ना, वो सब कुछ हमारे लिए क्या है, वो सब कुछ हमारे लिए फ्लूइड है। इस चैप्टर को ही पूरा आप डेप्थ में समझने वाले हो कि ये फ्लूइड के अंदर प्रॉपर्टी क्या क्या है। अगर हम किसी बकेट के अंदर, सी आई एम टॉकिंग अबाउट द आत्मा ऑफ द चैप्टर, हम क्या सीखने वाले हैं मैं आपको पूरा डिटेल में लेके जाऊंगा, बट ये क्यूरियोसिटी बनी रहे इसलिए मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि एक बकेट के अंदर आपने पानी भर दिया, बकेट को आप चलाओ, हुई
जब भी उई बोलूँ ना तो समझ आना उई इज द काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब भी मैं उई बोलूँ समझ आना उई इज द काइंड ऑफ एनर्जी। और दुनिया में कभी भी तकलीफ आए तो करना उई, और कोई पूछे किसने सिखाया तो बोलना बाबा SSP, ठीक है। बच्चा पार्टी का मैं SSP हूँ, आप सब मुझे जानते भी होंगे, मुझे पता भी है। सो बकेट के अंदर आपने पानी रखा, आपने बकेट को चलाया, हुई, तो उस बकेट के अंदर जो पानी है, जो फ्लूइड है, उसके हर एक पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंट होगा, ये आप सीखोगे इस चैप्टर में। अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पे मैं चला दूं, हुई, बकेट के अंदर पानी भरा है, तो उसके हर पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंट होगा। अगर उसी बकेट को हम किसी लिफ्ट के अंदर लेके जाएं, हुई, या फिर लिफ्ट को नीचे लेके जाए, हुई, तो फिर भी उसके हर पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंट होगा। यही इस चैप्टर के अंदर आप सीखने वाले हो। या फिर ये भी कि अगर आप बकेट के अंदर पानी भर दो, बकेट को घुमा दो, जैसे ही बकेट घूम जाएगी तो भी उसके हर पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंट होगा। यही चीज आप सब कुछ इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हो, फ्लूइड के अंदर। अच्छा, फ्लूइड के भी दो हिस्से आते हैं, एक तो ये जो मैंने बोला, दूसरा होता है सरफेस टेंशन। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है यार। सुना होगा तुमने, अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, जेई मेंस एंड एडवांस की, तो तुम्हें सब कुछ पता होगा। पर तुम्हें फील आए कि ये सारी चीज़ें मास्टर सिखाने वाला है, इसलिए मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक तो एक साइड हो गया कि हम जहाँ पर प्रेशर की चर्चा करने वाले हैं, डेंसिटी, प्रेशर, वॉल्यूम, सब की चर्चा करेंगे। But there is also another portion of the chapter where we have to deal with that surface tension. Might you have observed during the rainy season the mosquitoes can swim on the surface of the liquid? Yeah, मच्छर जो होते हैं वो पानी की सरफेस पे तैर सकते हैं ना। या फिर कभी आपने ऐसा देखा होगा कि जो बहुत ही लाइट वेट वाली निडल होती है, सुई ना, मम्मी जो धागा सुई कपड़े सीती है ना, प्यार से मम्मियाँ जो स्वेटर वगैरह बुनती हैं यार, वो सुई, उसे भी अगर आप बहुत सावधानी से सरफेस पे रखो, बहुत सावधानी से, ऐसे नहीं कि रखा सर हमारा दोस्त डूब गया, तो डूब ही जाएगा ना भाई, सावधानी रखनी होगी। तो सावधानी से अगर आप रखते हैं उस निडल को भी, तो भी वो डूबता नहीं है। इस सबके पीछे की कहानी है, वही कहानी इस चैप्टर का थीम है। तो मैंने आपको क्या सिखाया अब तक की कहानी के अंदर? मैंने आपको ये सिखा दिया कि फ्लूइड क्या होता है, जिसके अंदर बहने की प्रॉपर्टी होती है। चैप्टर के अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हो वो सब कुछ, ठीक। अब चलो, ये तो प्रॉपर्टी की हमने बात कर ली है। अब और कुछ बेसिक बातें फ्लूइड से रिलेटेड, जो चीज़ें आएंगी जो फ्लूइड को बहुत बड़े लेवल का बना देती हैं, वो आता है बच्चों डेंसिटी। ये आप 9th क्लास से सीखते आ रहे हो। धीरे धीरे आप सीखोगे कि डेंसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कोई भी बॉडी डूबेगा कि नहीं डूबेगा। तो डेंसिटी क्या होती है, छोटी छोटी बात। डेंसिटी इज इक्वल टू, सर जी हम सबको मालूम है, क्या सर मामा बना रहे हो उसमें, बट फिर भी बता देता हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ओ हो, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा पार्टी, किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। किसी भी मटेरियल की डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। अगर आप कभी फिजिक्स लैब में जाएं तो आप अपने फिजिक्स के जो लैब ट्यूटर होंगे, जो भी लैब के अंदर असिस्टेंट टीचर होते हैं, खैर मेरे पास भी है, तो आप उनसे ज़रूर बोलना कि सर हमें मरकरी देखनी है, मरकरी किस में रखा है वो देखनी है। आप ऑब्जर्व करोगे बच्चा, एंड यू कांट इवन इमेजिन, मरकरी जिस डब्बे में रखी होगी ना, वो डब्बा इतना सा ही होगा, बस जैसे ही आपके वो टीचर आपको बोलेंगे बेटा तू उठा, तो तुम्हारा हाथ धब्बे से नीचे चला जाएगा, वो इतना हैवी लगेगा। ऐसा क्यों हो पता है? बिकॉज ऑफ डेंसिटी। बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में वो ज़्यादा मास घेर लेती है, उसकी डेंसिटी अलग होती है। फील, ट्राई टू फील, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, एंड वंस यू स्टार्ट लर्निंग द फिजिक्स by clearing the concept of it, day will come in your life when you realize that you are enigmatic with the subject. Volume, mass by volume. It's not like that कि मास इतना किलोग्राम है, वॉल्यूम इतना किलोग्राम रखा तो डेंसिटी आ गया। नहीं, फील करो ना। मैंने क्या बोला, उस चीज़ को फील करने वाली बात है। सर जी ने ये बोला, सर ने ये बोला, क्या बोला समझे? जैसे मान लो इत्तू सा डब्बा है, इत्तू से डब्बों में पानी भर, और इत्तू से डब्बे में ये भर दे, क्या बोलते हैं इसको, अपना मरकरी। तू देखेगा बच्चा, मरकरी वाला हाथ तेरा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, जबकि वॉल्यूम तो उतना ही है। अरे मास की कैपेसिटी भी तो उतनी ही है, इसमें देख वॉल्यूम तो उतना ही है, मास की भी कैपेसिटी उतनी है। कैपेसिटी वर्ड ला दिया, थोड़ा गलत हो गया, बट ऐसा सोचे क्यों हो रहा है? क्या यहाँ पर मैटर कर रहा है सिर्फ मास, सिर्फ वॉल्यूम, या रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम? यस, रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। दिस वे दिस डेंसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल when you will learn the Archimedes principle। धीरे 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 वहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल आएगा। इसलिए सिर्फ डेंसिटी को मास बाई वॉल्यूम समझ लेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगी, फिजिक्स के साथ नाइंसाफी होगी। ऑलवेज ट्राई टू फील डेंसिटी, दैट इज द रेशियो। ओह, रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली मास, नॉट ओनली वॉल्यूम, बट दैट रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ठीक है, चलो ये डेंसिटी हो गया, इसका यूनिट भी हमने देख लिया, कोई बुराई वैसी बात नहीं, सही है सर। इसमें क्या है? अच्छा ओके, कुछ कुछ चीज़ें याद रखें तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे हम बात करें बच्चा लोग, जैसे हम बात करें बच्चा पार्टी पानी का, सभी को जानते होंगे पानी की जो डेंसिटी होती है
रो डब्ल्यू दैट इज 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। और अगर नॉर्मली हम बात करें सीजीएस के अंदर विच इज सेंटीमीटर ग्राम इन सेकेंड, तो यही हो जाता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पानी का ये होता है, ऐसा होता है। अच्छा, डेंसिटी के साथ ना कई बार और एक चीज़ें होती हैं जो फ्लूइड के क्वेश्चंस को बहुत आसान करती है। बस इसे इसलिए लाया गया है कि क्वेश्चन को आसान करने के लिए। जैसे होता है ना रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी, दिस आर द फ्यू थिंग्स जो कि उस मटेरियल को एक अलग लेवल पर डिफाइन करता है। वैसे ही डेंसिटी से रिलेटेड एक और चीज़ होती है जिसको मैं शॉर्ट में आरडी बोलता हूँ, बट यहाँ पूरा लिख देता हूँ, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो भी है, या फिर मटेरियल आप कह दीजिए, डिवाइडेड बाय बच्चा पार्टी, डिवाइडेड बाय बच्चा पार्टी, डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी, at 4 डिग्री सेल्सियस। आई कैन नॉट चेंज दिस डेफिनेशन बट यू मस्ट लर्न इट, बिकॉज जैसे क्या होता है कि हम जब भी कोई कंडीशन पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एक आइडियल सिचुएशन लेते हैं ना जिसको आप बोलते हो एसटीपी, रिमेंबर फुल फॉर्म ऑफ एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर भाई साहब इतना होगा 1 पास्कल, टेम्परेचर भाई साहब 273 केल्विन, 273 केल्विन, है ना। एट द सेम टाइम वॉल्यूम शुड बी 22.4 लीटर। सो दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू for the behavior of gases in a same way. This is the standard value for the relative density. Sometimes in the question in the numerical you will get you will see that there is directly that the relative density of this water or this liquid is this, but वो relative density से आप सीधा सीधा पानी वाला 1000 मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज 4 डिग्री सेल्सियस द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, तो ये आपका 1000 ही होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो सीधा आपको डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, है ना। जैसे मैं बोल दूं कि केरोसिन की रिलेटिव डेंसिटी इतनी है, तो बताइए केरोसिन की डेंसिटी कितनी होगी? तो रिलेटिव डेंसिटी को है, इसे सीधा मल्टीप्लाई करो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। ओके सर जी, मजा आ गया। अब मुझे बताइए क्या इसका कोई यूनिट होगा? आंसर है नहीं सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है, m0, l0, t0 और यूनिट लेस। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, कुछ है ही नहीं यार। ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो कहाँ से होगा? कुछ नहीं होगा ना। अच्छा, एवरी टाइम आई हैव टू चेक माई कैमरा, ये मेरे साथ बहुत होता है। कभी कभी पढ़ाते जा रहा हूँ, कैमरा मेरा बंद हो जाता है। ओके चलो, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज़ फाइन। ये हो गई बच्चों, डेंसिटी की बातें कर ली हमने, रिलेटिव डेंसिटी की बातें कर ली, चर्चा कर ली हमने, ये कर लिया, डेंसिटी, फ्लूइड, ये सब बातें कर ली हमने बड़ी अच्छे से। अब क्या करें? डेंसिटी के बाद बारी आती है कि डेंसिटी पे असर किसका किसका पड़ता है। और अगर हम 2-3 लिक्विड का मिक्सचर ले लें तो डेंसिटी क्या होगी? लेट्स टॉक अबाउट डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। क्या बात करते हैं हम? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अगर हम डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की बात करें तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के अंदर एक कंडीशन मैं आपको देता हूँ। सपोज आपके पास 2 लिक्विड है, एक लिक्विड की डेंसिटी ρ1, दूसरे लिक्विड की डेंसिटी है ρ2, है ना बच्चा। इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो बताइए कि उसकी ओवरऑल डेंसिटी कितनी हुई? तो सबसे पहली बात कि टोटल डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास as per the normal equation divided by total volume V1 plus V2. Oh, but there is a problem, sir ji. The problem is we have only density and mass. We do not have the value of volume. We can change it now, yaar. Come on, bachcha party. Rho is equal to mass by volume. So I can write this V as m divided by rho. Okay, no problem. अब क्या करें? So there we have m1 plus m2 divided by this V1 is what? See, m1 divided by ρ1, m2 divided by ρ2। अब क्या करें? तो ये हो जाएगा बच्चों m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 बाई ρ1 प्लस m2 बाई ρ2। अच्छा, ये तो आपका आंसर हो गया, इसमें कुछ नहीं है। नेट मतलब ये इक्वेशन आप कब यूज़ करोगे? जब आपके पास में 2 लिक्विड हो, दोनों लिक्विड के लिए डेंसिटी अलग अलग हो और मासेस अलग अलग हो, तो उस पूरे मिक्सचर की डेंसिटी ऐसी होगी। एक कंडीशन यहाँ पर ऐसा मानते हैं, कंडीशन या स्पेशल केस कह दीजिए,
कह दीजिए स्पेशल केस, कि अगर आपका M1 और M2 सेम है तो ये आंसर क्या होगा, देखना जरा ध्यान से। अगर M1 और M2 सेम है, कॉमन कर दूँ तो ऊपर 2 1/ρ1 प्लस 1/ρ2, यानी 2ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, स्पेशली व्हेन द मासेस आर आइडेंटिकल। मासेस डिफरेंट होंगे तो ये इक्वेशन लगेगा। अच्छा, ये तो हमारा केस 1 हुआ, ये तो हमारा केस 1 हुआ बच्चा। ऐसे ही केस 2 भी हो सकता है। वो केस 2 क्या हो सकता है, नेशन वांट्स टू नो, बच्चा पार्टी वांट्स टू नो। देखिए क्या हो सकता है कि डेंसिटी ρ1 है, दूसरे की डेंसिटी ρ2 है, वॉल्यूम दिया है, अरे गजब, इस बार मास गायब है, क्या फर्क पड़ता है, मास को चेंज कर देंगे। सो ρ इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। हियर दिस टाइम वी कैन चेंज दिस मास एज ρ1 v1, तो ये हो गया ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 अपॉन में बच्चों v1 प्लस v2। अरे गजब सर जी, क्या कट रहा है देखो। हाँ, ये तो आपका मेन इक्वेशन तो हो ही गया, ये आपका मेन इक्वेशन है। बट इन केस अगर दो लिक्विड ऐसे हो जिसका वॉल्यूम इक्वल हो बच्चा पार्टी, तो फिर हमारा ये आंसर हो जाता है ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाई 2। यस, तो ये कंडीशन और भी सीख लिया आपने कि अगर मिक्सचर है हमारे पास में किसी भी लिक्विड का जिसके अंदर बड़े सारे कंडीशंस हैं कि ये कंडीशन है तो क्या होगा और वो कंडीशन है तो क्या होगा, तो आपके सामने है, फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। देखिए, कोई भी बच्चा क्रैक करना चाहता है अगर अपनी कंपटीशन एग्जाम को, तो सबसे पहली बात आप अपने मन मंदिर में ये बसा लीजिए कि आपको सारे इक्वेशन एकदम कंठस्थ होने चाहिए भोलेनाथ के मंत्र की तरह, है ना। हाँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पढ़ो सतर्कता के साथ पढ़ो और इस तरह से पढ़ो, शिद्दत के साथ पढ़ो कि वो आपके मन मंदिर में बस जाए। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें आपको सिखा दें। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चा लोग। चड़ंग 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 चड़ंग, दीज आर द एनर्जी। हाँ, याद रख लो, अगर मुझसे पढ़ना है तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पर मैं एनर्जी लाते रहता हूँ उस चीज़ को महसूस करना सीखिए बच्चा, और जीवन जीने का अलग ही आनंद आएगा। जब भी तकलीफ आए ना, ये से चीज़ें कर लिया करो, ठीक है। गाना गा लो, जो चीज़ अच्छा लगता है वो कर लो, यही जीवन है। पढ़ना तो है ही, आपको पढ़ते तो रहना ही है यार, उसमें तो कोई बुराई वाली बात ही नहीं है। खुशी बहुत ज़रूरी है, जो भी चीज़ करो खुशी के साथ करो। मुझे देख लो, इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, खुशी के साथ करता हूँ। खुशी के साथ करता हूँ इन द सेंस खुशी, हैप्पीनेस। पता चला कुछ भी बोल रहे हैं यार लोग। चलो ठीक है, ओके, बैक टू द पॉइंट। सो फार वी हैव डिस्कस अबाउट द फ्लूइड, द कंडीशन ऑफ द चैप्टर। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, डेंसिटी के फॉर्मूले बताए, मिक्सचर ऑफ डेंसिटी है तो क्या होगा। अब वेरिएशन इन डेंसिटी, ठीक है। तो अब हम क्या बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर आगे, वेरिएशन इन डेंसिटी। वेरिएशन इन डेंसिटी। चल बच्चा आजा मेरे लाल। लाल मतलब प्यार से लाल बाल गोपाल अपने बच्चों को मैं कहता हूँ, वैसे आप सब भी मेरे बच्चा पार्टी हैं, बहुत लोग मुझे जानेंगे भी। वेरिएशन इन डेंसिटी, यस, देखा गया ऐसा प्रैक्टिकल करके। वेरिएशन इन डेंसिटी पे दो चीज़ों का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, एक टेम्परेचर का, दूसरा प्रेशर का। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये देखा गया बच्चा लोग कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिए, एज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज्ड द मास रिमेन्स द सेम while the volume is increased and hence the density of liquid decreases। क्या बोला मैंने, सुना अपने ध्यान से। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, मास एज इट इज रहता है, इसीलिए वॉल्यूम भी बढ़ जाता है बट डेंसिटी घटता है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे, मास एज इट इज रहेगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, यानी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 में v है, v बढ़ा तो फिर डेंसिटी घट गया। इसको हम तोड़ सकते हैं कि अगर ये ओरिजिनल वैल्यू तो ऐसे ही रो डैश भी होगा, दैट इज गोइंग टू बी 1/v डैश। अच्छा, डैश का मतलब क्या बच्चा लोग, डैश का मतलब चेंज के बाद की कहानी है ना। जैसे ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है जहां पर आपका टेम्परेचर T होगा और यहाँ पर टेम्परेचर कुछ T डैश रहा होगा, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट, तो वैसे डेंसिटी में आने वाली चेंजेस। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो मुझे बड़ा सुंदर सा रिजल्ट मिलेगा। सुंदर सा रिजल्ट मिलेगा। देखो कौन सा रिजल्ट मिलता है, कांस्टेंट तो कट जाएगा प्रोपोर्शनल हटाते ही, याद है v डैश अपॉन में भी। गजब,
क्या आंसर आता है बच्चा लोग? वी डैश डिवाइडेड बाई वी। ओके, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ध्यान से समझें, एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझें। अगर मैंने लिखा था डेल्टा वी, तो आई शुड राइट डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी। व्हाट डू यू मीन बाय वी डैश? फाइनल वैल्यू। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी? दैट इज इनिशियल वैल्यू, है ना। तो अगर मैं ये वी डैश को सब्जेक्ट बनाता हूं तो वी डैश बराबर डेल्टा वी प्लस में वी हो गया। फिर से देखिए, वी डैश बराबर डेल्टा वी प्लस वी हम यहां रख देते हैं, तो रो डिवाइडेड बाई रो डैश। अच्छा, हम इसे ऐसा कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। रो डैश डिवाइडेड बाई रो रेसिप्रोकल, दैट इज वी डिवाइडेड बाई वी डैश। हियर वी हैव वी डिवाइडेड बाई वी डैश, दैट इज वी प्लस में डेल्टा वी। ओ हो, देखा देखा सा ही क्वेश्चन लग रहा है। जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, इससे पहले भी कुछ कुछ चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए। एक होता है बच्चा लोग लीनियर एक्सपांसन, एक होता है सरफेस एक्सपांसन, एक होता है वॉल्यूम एक्सपांसन, क्यूबिकल एक्सपांसन भी उसको बोलते हैं। मतलब कि किसी भी बॉडी को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसमें उसके डायमेंशन में चेंजेस आता है। अगर उसका लाइन चेंज होता है, मतलब लेंथ चेंज होता है, तो आप उसे बोलते हो लीनियर एक्सपांसन। अगर उसकी एरिया चेंज होती है तो उसे आप कहते हो सरफेस एक्सपांसन। और अगर उसका वॉल्यूम चेंज होता है तो उसे आप वॉल्यूम एक्सपांसन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन या फिर क्यूबिकल एक्सपांसन भी कहते हो, जिसका फिक्स फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा वी इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन आएगा तो लेंथ, एरिया और वॉल्यूम चेंज होगा। ये चीज को आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो याद रखिएगा, लेंथ में चेंज होता है, एरिया में चेंज होता है और वॉल्यूम में चेंज होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है एल अल्फा डेल्टा टी, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 एल, हाँ इसको ना बीटा से भी लिखते हैं, 2 अल्फा ए डेल्टा टी, सही है। और इसमें होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू 3 अल्फा वी डेल्टा टी, जिसको हम गामा बोलते हैं। यस, बीटा और गामा ये आता है, जिसको आप बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन एंड कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपांसन। सो फॉर दिस डेल्टा वी कैन राइट रो डैश डिवाइडेड बाई रो वी डिवाइडेड बाई वी प्लस डेल्टा वी, दिस इज 3 अल्फा, जिसको हम गामा भी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांसन। टर्म्स है, कांस्टेंट है, तो एक एक बार आपकी नज़र इस पर पड़ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो गामा वी डेल्टा टी हो गया। अब देखिए, वी ने वी को मार दिया सब जगह से कॉमन, तो 1/1 प्लस गामा एंड देन डेल्टा टी। इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। तो यही हो जाएगा आपका, क्योंकि ये है हमारा बायनोमियल थ्योरम। ऐसे तो उसका बहुत बड़ा इक्वेशन आता है 1 प्लस एक्स की पावर एन का, बट सिंपल तरीके से बताऊँ तो पावर 1 प्लस एक्स का पावर -n हो तो उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, माइनस में गामा डेल्टा टी, और ये चल रहा था रो डैश बाई रो, यानी कि रो डैश इज इक्वल टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये आ गया आपका टेम्परेचर के साथ आने वाले चेंजेस की वजह से आपकी डेंसिटी में वेरिएशन। तो ठीक है बच्चों, ये भी चीज़ हमने देख लिया, टेम्परेचर के साथ आने वाले चेंजेस की वजह से डेंसिटी में होने वाली वेरिएशन। द वेरी सेम वे वी कैन टॉक अबाउट द वेरिएशन इन डेंसिटी, और उसमें हम चर्चा कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये बिल्कुल बोर्ड से रिलेटेड नहीं है, हालांकि बोर्ड वाले बच्चे देख जरूर लेंगे, बट ये बोर्ड में नहीं पूछता है। ये स्पेशली कंपटीशन वाले एग्जाम क्रैक करने के लिए, लाइक चाहे मेडिकल वाली हो, चाहे जेई मेन हो, एडवांस हो। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, चलिए अब हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर में भी सेम कहानी है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, एज द प्रेशर इज इंक्रीज्ड वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड हैंस डेंसिटी विल इंक्रीज। ये थोड़ा उल्टा है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था बच्चा लोग? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ इफ द प्रेशर इज इंक्रीजेस द वॉल्यूम डिक्रीजेस। प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, राइट। प्रेशर अगर आपका बढ़ता है तो वॉल्यूम आपका घट जाता है, और अगर आपका वॉल्यूम घट जाता है
तो डेंसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, यानी अल्टीमेटली डेंसिटी और वॉल्यूम में ये रिलेशन आया, फिर से इसके जैसा ही अपोजिट मैनर में। ठीक, तो हमने ये लिखा रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 में वी। अच्छा, जैसे जैसे आप चैप्टर के अंदर आगे चले जाएंगे या आप इन चीज़ों को किसी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटता ही है ना। या अगर आप चाहो तो बॉयल्स लॉ लगा करके सोच लो, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। इसमें आ जाओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बिल्कुल सही है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप सोचो, चलो अगर मैं किसी आयरन पीस के बारे में सोचता हूँ, टेम्परेचर दो, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर से ही आया हुआ है। ठीक है, अब रो प्रोपोर्शनल टू ये चीज़ें तो फिर से आ गई। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ रो डैश बाई रो, वी डैश बाई वी। ठीक है बच्चा, सॉरी वी बाई वी डैश, वी डिवाइडेड बाई वी डैश यहाँ से। अच्छा, वी डैश की जगह पर क्या है, वी प्लस डेल्टा वी है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर की चर्चा है तो हमें प्रेशर में वेरिएशन लाना पड़ेगा और इस डेल्टा वी को रिमूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, पहले चैप्टर से लिंक करती है, जो कि आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर आती है, जिसको आप कहते हो बल्क मॉडुलस। ठीक है, ये क्या होता है बताते हैं आपको। एक तो पहली बात, ये कांस्टेंट है बल्क मॉडुलस, जैसे यंग मॉडुलस होता है, शेयर मॉडुलस भी है, 3 तरह के मॉडुलस होते हैं। तो बल्क मॉडुलस बेसिकली होता है बच्चा माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी। इसको कहते हैं स्ट्रेस और इसको कहते हैं स्ट्रेन। दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेस एंड दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेन। बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन का जब हम रेशियो लेते हैं तो यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल जैसा आता है, क्योंकि इसका तो कटने ही वाला है और ये जो है ये तो आपका प्रेशर है ही, है ना। इसी तरह से शेयर मॉडुलस होता है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। इसी तरह से यंग मॉडुलस होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यू हैव टू रिमेंबर इट। तो बल्क मॉडुलस का इक्वेशन ये आ गया है हमारे पास भाई साहब। इसमें क्या है, अब इसको थोड़ी और चेंजेस करते हैं। तो B इज इक्वल टू माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। ओ हो, ये देखो डेल्टा वी रख सकता हूँ मैं, तो यहाँ से मैं डेल्टा वी को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो डेल्टा वी दैट इज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस वी बाई बी एंड देन डेल्टा पी। गजब 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 गजब, ओ हो, आनंद की अनुभूति आ रही है सर जी। इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पटक मेरे लाल, तो ये आ गया रो डैश डिवाइडेड बाई रो इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई वी प्लस 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 डेल्टा वी एंड दैट डेल्टा वी इज व्हाट माइनस वी डिवाइडेड बाई बी एंड देन डेल्टा पी। गजब, दैट्स ग्रेट सर। अब क्या करें, वी कट रहा है, काट दो काट दो काट दो काट दो। तो 1/1 माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई बी। ग्रेट, अब क्या करें सर जी, अब तोड़ दो यार, और क्या। तो ये आ गया बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस डेल्टा पी, है ना। और फिर ये चल रहा था आपका रो डैश, तो यहाँ पर आ गया रो, ये देखिए। तो रो डैश बराबर आ चुका है रो बी 1 माइनस डेल्टा पी। रो डैश बराबर यस रो 1 माइनस डेल्टा पी, सही है। ये आपका इक्वेशन आ गया। किस में वेरिएशन बच्चा, डेंसिटी में वेरिएशन, प्रेशर की वजह से, प्रेशर में चेंज डेंसिटी में वेरिएशन। और ये जो हमने इक्वेशन निकाला वो किसका था, टेम्परेचर में चेंज तो डेंसिटी में वेरिएशन। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, 2 टॉपिक हो गए वेरिएशन इन डेंसिटी के अंदर। दैट्स इट, ये हो गया हमारा। डेंसिटी पे मैंने आपको पूरी पीएचडी करा दी, कुछ बचा ही नहीं है। अब इसी लेक्चर के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि और डेप्थ में जाएंगे। तो जनरल चर्चा आपने कर ली, अब तक क्या क्या किया है मैं वो सारी कहानी आपको समझा देता हूं। वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर लाइक दिस कि व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, एनी मटेरियल or any substance that can flow is called as fluid, not food, fluid. And then mechanics is that branch of science or that branch of physics in which we have to deal with the fluids. Then I talked about what we have to study in the chapter. This chapter is categorized into the 2 way. Number 1, where you are dealing with the pressure, how to, you will deal with the calculation of pressure, that when some amount of fluid is kept in some container and the container is moving on the what will be the pressure on the different points. Container is moving on the incline, what will be the pressure on the different point. Container is moving with upward direction, downward direction, what will be the pressure. These are the points of the chapter initially. Then the second segment we will see, in that we will discuss about the surface tension, that why mosquitoes can swim, what is surface tension, all these points. अच्छा, इसके पहले बेसिक बातें आपको करनी पड़ी, जो ये आपने डेंसिटी में देखा।
अगला एसोसिएशन है इसी क्लास के अंदर, वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेशर, बट बिफोर दैट टेक अ स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे से नोटबुक पे उतारिए क्योंकि ये आपको आगे लेके जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चा लोग, फटाफट फटाफट फटाफट। यस बच्चा पार्टी। सो अब हो जाएगा ये खेला खत्म डेंसिटी का, अब खेला शुरू होगा मेरे लाल बाल गोपाल प्रेशर का। आइए प्रेशर के अंदर चलते हैं। तारी माटी माँ मरी जावा, तारी माटी माँ, दिस इज द गुजराती वर्जन ऑफ तेरी मिट्टी में मर जावा। आई एम फ्रॉम गुजरात बट आई एम नॉट गुजराती, आई एम एन इंडियन बच्चा पार्टी। हाय नैना, मेरी नैना सिर्फ मेरी नैना को ढूंढे है नैना। आपको पता है किसकी आवाज़ है? शाहरुख खान की। मिमिक्री का शौक है भाई साहब। अरे धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, एसएसपी बहुत टैलेंटेड है भाई साहब, पढ़ाने के साथ साथ सारी चीज़ें भी कर लेता हूँ। चलिए नरेंद्र मोदी की आवाज़ में भी पढ़ सकते हैं हम लोग। ये तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ थी यार, नरेंद्र मोदी की आवाज़ तो थोड़ी डिफरेंट है। हाँ जी, आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, बात करते हैं प्रेशर की बात करते हैं। कौन सा प्रेशर? एग्जाम का प्रेशर सर, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई सर उसका प्रेशर। अरे नहीं यार, वो तो प्रेशर लेने का ही नहीं, वो तो प्रेशर लेने का ही नहीं। तो जो भाग गई उसका प्रेशर लेने का काय को, और एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल भी लेने का नहीं। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो, मजे के साथ फील के साथ पढ़ाई करो, क्या टेंशन है यार। प्रेशर क्या होता है बेसिक समझ। प्रेशर इज बेसिकली, हम बचपन से सीखे हैं, क्लास 9th के अंदर, 9th-10th के अंदर ही सीखा था। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, बट अब हम क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल पे चल रहा है, थोड़ी और डेप्थ के अंदर बातें करेंगे। तो मान लो ये आपका 3D पिक्चर के अंदर सरफेस है। ओके नो प्रॉब्लम सर, ये सरफेस है। अब सोचो बच्चा, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ और इसके ये पूरी एरिया पर इस तरह से फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स ना मेरे लिए सिर्फ फोर्स नहीं है। जैसे अगर हमने लिखा P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा, थोड़ी सी और प्योर करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। सी, प्रेशर इज नॉट ओनली द फोर्स पर यूनिट एरिया, बट प्रेशर इज फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। सी, ये परपेंडिकुलर फोर्स है। अगर यही फोर्स कुछ इस तरह से आया होता ना, ऐसे, तो किसी एंगल पर था, तो क्या आपको दो कंपोनेंट लेने पड़ते? हाँ, एक हो जाता आपका कॉस कंपोनेंट और एक हो जाता आपका साइन कंपोनेंट। तो ये थीटा की तरफ आप कॉस समझिए और इसकी तरफ आप समझ लीजिए साइन। अब आप बताएं इन दोनों में से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है? मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गया आप, दूसरा डायग्राम बनाते हैं, कोई टेंशन मत लो यार, दूसरा बनाते तो उसमें क्या है। ये देखो ऐसा, ये हमारी सरफेस थी बराबर, और ये आया फोर्स, ये एंगल थीटा, थीटा की तरफ कौन सा? कॉस, और उसके अगेंस्ट में कौन सा? साइन। सोचो परपेंडिकुलर कौन सा है, मतलब इधर से ऐसा समझना, परपेंडिकुलर कौन सा है? ये जो फोर्स लगाया मैंने वो इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर कौन है? ऑब्वियसली कॉस, बट द साइन इज नॉट परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो दोस कंपोनेंट्स you have to remember in this way, not in this way. No, these are the funny part of my side. Those component of the force which is perpendicular to the surface, they will always create a pressure. But those component which are parallel to the surface, they will create only kind of friction. Can you get my point? Yeah. See, this is pressure. But this one is what? This one is only I am roughing this my board with my hand. है ना। सो जब भी अगर कोई सरफेस के पैरेलल होगा, अरे ये क्या है सरफेस के पैरेलल, ये थोड़ी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, प्रेशर तो ये क्रिएट कर रहा है भाई साहब, है ना बच्चा। तो ये आपका प्रेशर क्रिएट कर रहा है और ये आपका क्या है? पैरेलल, जो कि आपको सिर्फ फ्रिक्शन बना करके देगा और कुछ नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रेशर जो होता है सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता, बट दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है। यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख के पता चलता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट एक साइंटिस्ट थे, मर ना जाए, जीवन भर उनको याद रखे सब लोग, जीवन काल के अंत समय तक, टू बी रिमेंबर्ड, साइंटिस्ट टू बी रिमेंबर्ड। उनकी वजह से इसको हम पास्कल PA भी बोलते हैं। तो दोनों ही यूनिट बहुत खास हैं। एक और होता है चुड़ैल वाला, चुड़ैल वाला समझते हैं? CGS वाला, CGS में होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन वाली कहानी में कभी और बताऊंगा कि मैं कहाँ यूज़ करता था, बट अभी खैर याद रखिए ऐसा ही यूनिट है, CGS यूनिट है और ये नॉर्मल है, पास्कल ही बोलते हैं इसको, कोई कष्ट वाली बात इसके अंदर नहीं है। फिर एक होता है ना कि ये तो हो गया प्रेशर का यूनिट, ऐसा हो गया। फिर एक होता है बच्चा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत बार आप सुनेंगे, इसलिए अभी समझिए क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। है नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या समझाना,
एटमॉस्फेयर का प्रेशर। ये नहीं होगा तो फिर सांस लेना बहुत दिक्कत हो जाएगा। अक्सर उन लोगों को तकलीफ आती है जो पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या फतेह भी होते हैं, जीत भी जाते हैं। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ना, वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इससे एक और प्रेशर डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक, ग्राउंड लेवल। अब आप यहां पर पहुंचे, हिमालय पे, हिमालय के टॉप पे पहुंच गए, उसे थोड़ा और ऊपर गए, आपको प्रेशर ना डिफरेंट लगेगा। वो जो प्रेशर होता है ना, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब जब हम यहां पर थे तो हमें जो प्रेशर महसूस हुआ, हमने उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला। बट हम किसी हाइट पे गए तो हमें प्रेशर कुछ और महसूस हुआ, जो कि ऑब्वियसली मेरे एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज़्यादा था। वो ज़्यादा प्रेशर को मैंने एब्सोल्यूट प्रेशर बोला, एक्चुअल प्रेशर। जैसे एटमॉस्फेयर, सपोज कंडीशन के तौर पे मान लेते हैं कि अगर ये 5 था तो ये मेरे को 7 मिला। ये जो 7 और 5 का डिफरेंस है ना, उसको गाउज प्रेशर बोलते हैं। गाउज प्रेशर जो कहना है कह दो। बहुत सारी किताबों में आप देखोगे इसमें प्राण निकल जाते हैं गॉज प्रेशर को समझने में। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, गॉज प्रेशर का मतलब आप समझ लीजिए एक्सेस प्रेशर, और यू कैन से बच्चा द एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, और यू कैन से द एक्स्ट्रा प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे वातावरण का जो दाब है, प्रेशर है, उससे जितना ज़्यादा होता है एक्सेस प्रेशर, वो हमारा गॉज प्रेशर है। और वो गॉज प्रेशर plus the atmospheric pressure is said to be your this one absolute pressure. So here is the perfect relation जो कि आपको लिखा होगा, gauge pressure is equal to absolute pressure minus atmospheric pressure. समझ पड़ा? absolute वही तो है 7, जो कि 5 और ये इसका दोनों का सम है। That's it, खत्म। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉज प्रेशर। अच्छा, हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है? नोट डाउन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1.01 10 to the power 5 पास्कल, बट मैनी टाइम्स यूल सी कि हम न्यूमेरिकल में 180 हम डायरेक्टली 10 पावर 5 पास्कल बोल देते हैं। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो अ बार, है ना। बार जो होता है, इसको भी प्रेशर्स का ही वो है, क्या कहते हैं इसको, यूनिट। इसकी भी वैल्यू याद रख लीजिए, 10 to the power 5 पास्कल। ये हो गई बेसिक बात है प्रेशर की, जिसमें मैंने आपको ये समझा दिया कि प्रेशर एक्चुअल में क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि गॉज प्रेशर क्या होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम इस चैप्टर के अंदर धीरे धीरे डेप्थ की तरफ जा रहे हैं। प्राण नहीं निकलने चाहिए, नहीं निकलेगा। मैं आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत कराने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। धीरे 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 आपको आनंद आने लगेगा, और आनंद की अनुभूति के साथ आप पढ़ने लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। अब हम बात करेंगे प्रेशर के ऊपर से एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट पास्कल, जो कि नाम ही है पास्कल्स लॉ, यानी पास्कल का नियम, जिस पर से बहुत सारी चीज़ें आगे फिगर आउट होंगी, क्लियर होती चली जाएंगी, सवाल बनते चले जाएंगे आपके, रुकेंगे नहीं। फिजिक्स में जो रिपीट होता है आपके कंपटीशन एग्जाम में, वो है कॉन्सेप्ट, नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट वही होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं पास्कल्स लॉ। क्या बात करेंगे बच्चा लोग? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ लॉ है, यू कांट चेंज लॉ, इवन आई कैन नॉट चेंज द लॉ बिकॉज द लॉ इज लॉ, बट वी कैन एक्सप्लेन, हम समझ सकते हैं उसको, वी कैन अंडरस्टैंड and we can add some examples with this Pascal's law, but we cannot change. Like अगर कंजर्वेशन लॉ है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते यार। उसी प्रिंसिपल्स पे, उसी कहानी पे हम फिजिक्स के बहुत सारे फंडे को समझते हैं। तो पहले जानते हैं कि पास्कल्स लॉ क्या है, फिर हम इसको प्रूव करते हैं, और फिर 2-3 जगह पर इसको अप्लाई करने की कोशिश करके समझने की चर्चा करते हैं, फिर और थोड़ी डेप्थ के अंदर चले जाएंगे। देखिए, पास्कल साहब ने ये बोला कि अगर हम किसी भी फ्लूइड के अंदर बात करें डिफरेंट पॉइंट्स की, तो फ्लूइड जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी मटेरियल पे इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है एंटायर पॉइंट्स पे।
ऐसा मैं नहीं, ऐसा पास्कल साहब ने कहा कि हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम है किसी भी लिक्विड के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर प्रेशर रिमेन्स सेम एवरीवेयर। द प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड इज रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, बशर्ते वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। अब ये इनकम्प्रेसिबल क्या है, तो अभी आप उसे अपने माइंड से निकाल दो, क्योंकि वो धीरे धीरे 2-3 लेक्चर के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आई सॉ मेनी एजुकेटर्स एक्सप्लेन इनिशियली, वो इस तरह से याद करने के लिए बोलते हैं, बट मेरा फंडा ही कुछ अलग होता है, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं उसकी, कहीं पर आएगा ही नहीं काम। सिंपल याद रखो, आपके प्रॉब्लम्स बनेंगी। क्या मैंने बोला कि किसी भी फ्लूइड के अंदर प्रेशर हर जगह पर सेम होता है। ओ हो। अब एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने वो की है, अरे उसको क्या बोलते हैं यार, पानी के अंदर सब चले जाते हैं, अरे वही वो जो लगा करके रखते हैं। मैं गोवा में गया था तो किया स्कूबा डाइविंग। क्या ऐसा हो पॉसिबल है कि आपकी बॉडी पानी में गई और आपकी बॉडी का कुछ ही पार्ट गीला है, कुछ पार्ट गीला नहीं है? मतलब हर चीज़ गीला हो जाता है। पानी आपकी बॉडी पे हर जगह पर आता है, पानी आपको हर जगह से प्रेशराइज करता है। वो क्या है? वो एक्चुअली पास्कल्स लॉ है कि हर जगह पर प्रेशर लगा और इक्वल लगा, वो अभी भी इम्प्रूव करेंगे। बट क्या ये पॉसिबल है कि कुछ पोर्शन पे पूरा पानी का सरफेस हो जाए, मतलब आ जाए, आपको दबा रहा हो, लेकिन कुछ पोर्शन एज इट इज हो जाए? कभी भी नहीं होता ऐसा। पूरा का पूरा बॉडी गीला होता है भाई साहब। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या है? हमारे पास पानी का बोतल है, हमारे पास पानी का बोतल है। पानी के बोतल को अगर मैं पानी के बोतल को मैं पानी के अंदर डालूं तो क्या ये पॉसिबल है कि पानी का ढक्कन बोलेगा आ पानी मुझे टच कर ले, ये बोलेगा मत करना यार? ऐसा नहीं होता ना। पानी पूरी तरह से इसको क्या करेगी? वेट करेगी, गीला करेगी, आएगी उसकी तरफ, प्रेशर लगाएगी, है ना। तो इस चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड रिमेन सेम एवरीवेयर। ये हमारा पास्कल्स लॉ है। इसको प्रूव करने के लिए मैं एक अच्छा इलस्ट्रेशन लेता हूँ। बहुत सारी बुक्स मैंने रेफ़र करी है और इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हमेशा इलस्ट्रेशन ऐसे लेता हूँ जिससे बच्चों को आसानी हो समझने में। तो मैं आपको एक यहाँ पर अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि आपका एक बकेट है। इस बकेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, प्रिज्म टाइप का। कैसा बच्चा लोग? बेचारा प्रिज्म टाइप का 3D पिक्चर। और एक गजब 3D पिक्चर भी बना देता हूँ भाई। मेरे को कैमरा चेक करना पड़ेगा, कैमरा चलता है कि नहीं। हाँ चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो प्रिज्म टाइप का मैंने एक बना दिया। सर इसमें क्या है? बना दिया, बहुत अच्छा। अब ये पानी के अंदर पूरा लबालब भरा हुआ है, पूरा पानी है, ऐसे मस्त पानी, पानी 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 इज एवरीवेयर। हाँ ओके बच्चा। अब देखो, ये सरफेस को ए मानिए, ये सरफेस को बी मानिए, ये सरफेस को सी मानिए। इसको थोड़ा सा हम बाहर निकाल करके सोचते हैं। पानी के अंदर सोचेंगे तो लगेगा पानी के अंदर कैसे सोच रहे हो सर? तो इसी चीज़ को थोड़ा बाहर निकाल के सोचो कि फ्रंट व्यू लेते हैं। ये आपका 3D व्यू था, ये आपका फ्रंट व्यू, आपको यही दिखाई देगा खाली। अच्छा, ये है ए, ये है बी, ये है सी। इसके इस सरफेस पे जो पानी ने प्रेशर लगाया, पानी ने प्रेशर लगाया, उसकी वजह से जो फोर्स है वो ऐसा है, इस पे ऐसा है और ऐसा है। हमने मान लिया कि तीनों सरफेस पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे थे, बट अगर प्रेशर सेम होगा तो फोर्सेस मस्ट बी सेम, जो कि भी प्रूफ हो जाएगा। ए बी सरफेस पे ट्र, बी सी सरफेस पे ट्र और एसी सरफेस पे ट्र। क्या आपके मन में ये क्वेश्चन बना, डू रियली थिंक कि सर ने ये जो डायरेक्शन लिया है फोर्स का वो ऐसा ही होना चाहिए? तो इसका जवाब है बड़ा सिंपल सा, हाँ। पानी जो है आपकी बॉडी की तरफ ही आएगी। अरे क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप पानी में गए, पानी आपसे दूर हो गया? नहीं नहीं, मैं आपके पास नहीं आऊँगा, मैं आपको गीला नहीं करूँगा। नहीं भाई साहब, पानी आपको गीला कर देता है। आप पानी के अंदर जाओ तो सही, जा करके देखना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अरे तभी तो प्रेशर लगाएगा यार, ऐसे ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं, बट हमने समझने के लिए सिर्फ एक फोर्स लिया। अच्छा, एरिया, ये जो सरफेस है ए बी, वो वास्तव में तो ऐसी है। मैं यहाँ पर लाइनिंग कर देता हूँ, ऐसी है ये सरफेस है। ये सरफेस अगर ऐसा है तो एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर, बिकॉज एरिया इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। जो भी बच्चा पहली बार सुन रहा है वो ध्यान से समझ लो, एरिया इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर प्रोडक्ट वाला चैप्टर आप पढ़ के आए हो, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। तो ये हमेशा एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अगर जो बच्चे भूल जाए
तो उनके लिए ट्रिक बताता हूँ। एरिया में ए आता है तो फिर अवे, एरिया में हमेशा अवे, दूर की तरफ, बाहर की तरफ, अप्रोच नहीं करता। ये आएगा आपका A2 और ये होगा आपका सरफेस के परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया A3। नो प्रॉब्लम सर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम मानते हैं कि AB सरफेस पे लगने वाला जो प्रेशर है, द प्रेशर विच इज एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ AB सरफेस पे, वो प्रेशर को अगर मैं P1 लिखूं, डू यू रियली थिंक बच्चा कि ये मेरा सही लिखा है? हाँ, इसमें क्या गलत है? सही है, बिल्कुल सही है कि AB इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन में A1। अच्छा, BC की मैं बात करूँ तो BC की अगर हम बात करते हैं तो P2 इज इक्वल टू F2 अपॉन में A2। अच्छा, और अगर हम बात करें AC की, AC सरफेस की, तो वहाँ पर P3 बराबर में होगा F3 अपॉन में A3। चमकीला बच्चा लोग, चमकीला मतलब समझ में आया क्या बच्चा लोग? चमकीला इज बेसिकली द वेरी कॉमन वर्ड विच आई ऑलवेज यूज ड्यूरिंग माई लाइव क्लासेस और ड्यूरिंग माई सेशन ऑफ रिकॉर्डिंग। चमकीला बोलो तो समझ आना, समझ में आया क्या? वीडियो को रोकना मत यार, समझना। हाँ, तो ये प्रेशर्स हो गए, डिफरेंट प्रेशर्स हो गए डिफरेंट सरफेस पे, हम पास्कल्स लॉ प्रूफ कर रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम एक चीज़ समझते हैं कि पानी के अंदर जब ये ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंसिंग, मतलब राइट साइड का फोर्स और लेफ्ट साइड का फोर्स इक्वल है। बट एक कंडीशन है यार, ये F1 ये F2 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में दिख रहे हैं, बट यार ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये इंक्लाइंड है। क्या करें? टेंशन मत लो, क्या करें? यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो, एंगल मान लो। तुम चाहो तो ये एंगल मानो तो ये मानना, तुम चाहो तो ये मानना तो मैं ये मान लेता हूँ, कोई भी मान सकते। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो F3 का 2 कंपोनेंट हो गया, थीटा की तरफ कॉस और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? F3 कॉस साइन थीटा। समझ पड़ा मैंने क्या बोला? जिस तरफ थीटा है वो आपका कॉस होगा और उसके अगेंस्ट वाला क्या होगा? साइन होगा। तुम चाहो बच्चों तो तुम ये भी ले सकते हो, तो ये तुम्हारा F3 कॉस होगा तो ये आपका चेंज हो जाएगा, तब इधर थीटा आएगा, है ना? ऐसे ही एरिया का भी चेंज कर दो, थीटा की तरफ कॉस, उसके अगेंस्ट में साइन। गजब, दैट्स ग्रेट, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है सर, आनंद की अनुभूति भी आ रही है। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो व्हाट आई कैन डू? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। फोर्स ऊपर की तरफ का फोर्स, ऊपर की तरफ का फोर्स सी F2, डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स सी F3 साइन थीटा। ऊपर की तरफ की एरिया, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड ट्राई टू ऑब्जर्व ऊपर की तरफ की एरिया। हियर वी हैव A3 साइन थीटा। नीचे की तरफ की एरिया A2, सो A2 इज इक्वल टू ये आ गया मेरा। हाँ, F2 इज इक्वल टू F3 साइन थीटा एंड A2 इज इक्वल टू A3 साइन थीटा, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। इसी तरह से मैं राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड भी तो कर सकता हूँ यार। राइट साइड में भी तो लेफ्ट साइड करना पड़ेगा। अगर मेरे को 2 गेंडे खींच रहे हैं, एक गेंडा 20 से इधर से, एक गेंडा 20 से इधर से, जाहिर सी बात है मैं दोनों गेंडे की तरफ नहीं जाऊंगा, बट ये बात और है कि अगर गेंडे के हाथ में मेरा मुंह चला गया तो मेरा गेंडा हाथ ही लेके चला जाएगा, है ना? 2 गेंडे इधर से 20-20 की तरफ से खींच रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो खड़ा रहूंगा। एक गेंडा ऊपर से खींच रहा है 40 से, तो नीचे वाला भी 40 से खींचेगा ना। ये क्या है? राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, अपर डायरेक्शन फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स इट। वही चीज़ यहाँ करना होता है। राइट साइड का फोर्स देखो, राइट साइड का फोर्स सी F1, ये हो गया आपका F1। लेफ्ट साइड का फोर्स देखो F3 cos थीटा, ठीक है? अब राइट साइड का एरिया देखो A3 cos थीटा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को एक तरफ लिखो, लेफ्ट साइड का देखो A1। पता है हमने वो ऐसा क्यों निकाला? रीजन आपके पास में ये देखो F1 था, F1 की वैल्यू रख सकते हो। सो P1 क्या आया? F1 अपॉन में A1। सी द वैल्यू ऑफ F1 विच इज F3 cos थीटा अपॉन A3 cos थीटा, कटिंग F3 by A3, that's it। P1 ये आया। What will be the value of P2? P2 is equal to F2 by A2. See the value of F2, F3 sin theta upon A2, A3 sin theta. Great. Oh ho 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 ho. Oh ho 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 ho. And see, यानी P3 जो है वो आपका ऑलरेडी F3 by A3 है।
इन सब से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि ये सरफेस और ये सरफेस सभी जगह पर प्रेशर सेम है बच्चा। तो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। यस, दिस इज द रिजल्ट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रेशर इनसाइड द लिक्विड विल बी सेम एवरीवेयर। सब जगह पर प्रेशर जो होगा वो एक जैसा होगा। तो ये आपने प्रूफ कर दिया पास्कल्स लॉ का यूज़ करके। एक वर्ड मैंने बोला था इनकम्प्रेसिबल, जिसके बारे में अभी आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये हमारा हो गया पास्कल्स लॉ। अब पास्कल्स लॉ से बहुत सारी चीज़ों पे हम आगे तो जाने वाले हैं, बट बहुत सारी चीज़ों को आगे ले जाने से पहले कुछ और चीज़ों का भी कंफर्मेशन हो जाना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कुछ और भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चा आगे बढ़ जाते हैं। पास्कल्स लॉ से एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिसको हम समझते हैं ताकि ये चीज़ें और भी मस्त तरीके से क्लियर हो जाएं। पास्कल्स लॉ हमने पढ़ लिया। टन 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 टन। ये देखिए, कुछ एक अच्छा सा सेटअप दिखाते हैं आपको। ये इस तरह से एक प्लेटफॉर्म है, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म बोलते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पर मोन्टू है। मोन्टू भाई साहब, मोन्टू कौन पता है? गैरेज पे काम करते हैं ना मोन्टू, छोटू मोन्टू। तो मोन्टू क्या करेगा, यहाँ पर प्रेशर फोर्स लगाएगा F1, और ये जो प्लेटफॉर्म है उसकी एरिया जो है बच्चों वो है A1। इसके अंदर ना लिक्विड भरी हुई है, कोई भी एक लिक्विड मान लो। इसमें क्या भरी हुई है? लिक्विड भरी हुई है। ठीक है, लिक्विड भरी है, और इसके साथ ना एक प्लेटफॉर्म अटैच्ड है। ऐसे एक प्लेटफॉर्म अटैच्ड है। इस प्लेटफॉर्म के साथ, प्लेटफॉर्म पे नॉट साथ, इस प्लेटफॉर्म पे एक मस्त सुंदर सी वो तरीके बन गया यार, किया सेल्टोस मान लेते हैं। क्या बोलते हो यार? आपके मास्टर के पास किया सेल्टोस, क्या बोलते हो यार? बहुत पसंद है मेरे को भाई साहब। हाँ, किया सेल्टोस बहुत मेहनत से लिए। चलो किया सेल्टोस, अब मास्टर को ही बिठा देता हूँ ना। तो मान लो मास्टर सर्विस कराने आए किया सेल्टोस की, और मान लेते हैं कुछ बहुत पुराना ज़माना है, 1960 का ज़माना है, और मास्टर ने उसी टाइम पे किया सेल्टोस ली थी, बट आपके मास्टर नहीं थे। इमेजिन करो यार, इमेजिन कर सकते हो ना। तो किया सेल्टोस वाला एग्जांपल लिया मैंने। 1965 का टाइम है, उस ज़माने में ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं था। तो मोन्टू आया, मोन्टू बोला सर मैं आपकी कार उठा लूँगा। मैं बोला किस तरह से? बोलता है सर देखो तो सही, पास्कल लॉ आपने पढ़ाया था, मैं उठाता हूँ। मैं बोला ठीक है भाई तू उठा ले। तो मोन्टू ने क्या करा, मोन्टू ने अपने हाथ से भी किया, ऐसे नीचे दबाया। जैसे उसने नीचे दबाया, मैंने सच में देखा कार उठ रही है भाई। हाँ, मैं सब पका गया यार, कैसे हुआ कैसे हुआ? मोन्टू बोला सर आपकी याददाश्त जा रही है सर। मैं कहा नहीं बच्चा, मेरे को तो याद है, मैं चाहता हूँ तू मुझे समझाए। मोन्टू बोला ठीक है सर मैं आपको समझाता हूँ। मोन्टू पेन पेपर लेके बैठ गया मेरे साथ। मैं कहा यार बड़ी अच्छी बात है, अब फिजिक्स पढ़ाया मैंने और मोन्टू मेरे को समझा रहा है। मेरे को बड़ा आनंद आया क्योंकि मैं तो चाहता हूँ मेरे बच्चे इस तरह से आगे बढ़े। मोन्टू बोला सर देखो। मैं बोला दिखा बच्चा। मोन्टू बोला सर ये क्या है? मैं बोला लाइन। तो बोलता नहीं सर लिक्विड है। अच्छा लिक्विड है सर, आपने बोला था पास्कल से हर जगह पर प्रेशर इनसाइड द लिक्विड विल बी सेम। मैंने बोला हाँ यार। तो बोलता है सर यहाँ का प्रेशर सेम हुआ क्योंकि वो सेम लिक्विड में है। मैं बोला हाँ बिल्कुल सही है, ये तो इसमें कोई बुराई वाली बात है ही नहीं, प्रेशर सेम होगा। क्यों प्रेशर सेम हो? इसलिए होगा क्योंकि हमने पास्कल्स लॉ के अंदर देखा। तो उसने बोला सर देखो P1 इक्वल्स टू P2। ठीक है सर, P1 मान लो सर मैंने फोर्स लगाया, मोन्टू का फोर्स यानी सर मेरा फोर्स, और सर देखो एरिया A1 प्लेटफॉर्म की एरिया जहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, और सर ये कार को लिफ्ट करने वाला फोर्स F2 और ये कार का प्लेटफॉर्म है A2। मैं बोला यार बड़ी अच्छी बात है, ठीक है लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे। बोलता सर एक बात आपको बोलता हूँ कि ये जो F2 है ना उसको आप सब्जेक्ट बनाओ। मैं कहा ठीक है यार बना लेते हैं F2। उसने बोला सर देखो F1 A2 अपॉन में A1। उसने बोला सर अगर मैं 5 न्यूटन का भी फोर्स लगाता हूँ ना, प्लेटफॉर्म की एरिया बहुत बड़ी है और ये एरिया बहुत छोटी है, ये एरिया बहुत छोटी है। अगर ये एरिया तुम समझ लो
कि 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये लगभग उसके सामने मात्र 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। उसने बोला सर आप 5 न्यूटन फोर्स लगाओ और इस सिचुएशन में रखो, आपका F2 5 से बहुत बड़ा होगा। हाँ, मैंने कहा यार मेरा पढ़ाना सफल हो गया यार, मेरा यूट्यूब पे आना सफल हो गया। भाई मोंटू तूने क्या कमाल कर दिया यार। हालांकि उसने छोटी सी बात की थी, बट मज़े के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको समझ में आया क्या? With this example we can understand the best part of Pascal's law. When you have the very small surface, you apply some pressure, but that force is transmitting to another side with the help of the liquid, then that little force from your side can be a very big force, can be the huge force that can lift up this kind of car also, this kind of truck also. This is physics. This is all about Pascal's law. See? है ना? तो ये जो था, ये जो एग्जाम्पल था बच्चा, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यही चीज़ समझाना चाहता था कि जो प्रेशर होता है हर जगह पर सेम होता है और उसका ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। ऐसे तो पास्कल्स लॉ के दुनिया भर के एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, इतने सारे एप्लीकेशन है कि मैं अगर आपको बताते भी बैठ जाऊँ तो भी जो है वो ख़त्म नहीं होंगे, इतने सारे एप्लीकेशन है। खैर, पूरा का पूरा डेटा इस क्लास के अंदर जो भी मैंने सिखाया आपको शुरू से मैं बताता हूँ। एंड हमेशा फिज़िक्स को एक प्यारी सी कहानी की तरह पढ़ें। जब भी आप फिज़िक्स को हमेशा एक प्यारी सी कहानी की तरह पढ़ते हैं तो आपको हमेशा आनंद की अनुभूति आएगी। जैसे चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ, मैंने आपको बताया कि फ्लूइड क्या होता है, मैकेनिक्स क्या है। फिर मैंने आपको इस चैप्टर की थीम सुनाई कहानी कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर मैंने आपको जोड़ा कड़ियों के साथ, डेंसिटी, यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी का वेरिएशन, डेंसिटी का कंडीशन कि अगर दो लिक्विड मिक्स है तो क्या होगा, मास दिया हुआ है तो, अगर दो लिक्विड आपके हैं जिसका वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, तो इक्वेशन क्या होगा, मास सेम है तो क्या होगा, वॉल्यूम सेम है तो क्या होगा। ये सारी कहानी आपको सुनाई। फिर मैं सीधा एंट्री लेता हूँ वेरिएशन इन डेंसिटी के अंदर। 2 तरह के फॉर्मूले बताए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इक्वेशन होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का टेम्परेचर का इक्वेशन डेंसिटी के साथ क्या होगा। फिर मैंने आपको समझाया प्रेशर क्या होता है, फिर मैंने आपको समझाया कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, फिर मैंने आपको समझाया एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, फिर मैंने आपको समझाया कि गॉस प्रेशर क्या है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। ये कहानी सुनाने के बाद मैं आपको सीधा लेकर के आता हूँ हमारे पास्कल्स लॉ पे। पास्कल का स्टेटमेंट दिया, आपको प्रूफ किया, समझाया, समझाने के बाद आपको एक एग्जाम्पल दिया। तो ये पूरी की पूरी कहानी ना बच्चों आपको अपने मन मंदिर में बसा करके रखनी है जीवन काल के अंत समय तक। और विश्वास मानिए मेरा कि अगर आप मेरे इस सफ़र में साथ रहेंगे तो फिज़िक्स के साथ आपको इश्क मोहब्बत 100% होने वाला है। बिकॉज दिस इज़ द प्लेस एंड द मेन मोटो ऑफ SSP इज़ ऑलवेज लाइक दैट, फॉलो द एक्सेलेंस, द मार्क्स विल फॉलो यू। जब आप एक्सेलेंस का पीछा करोगे तो मार्क्स आपका पीछा करते करते आएगी। ठीक है, सो अब हम इस लेक्चर को यहाँ पर करते हैं एंड बच्चों। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इस वीडियो के अंदर आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे बेल आइकन है उसे भी दबा देना। एंड साथ ही साथ अगर आपको बहुत सारे डाउट आते हैं तो आप एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि इसी का ही चैनल का ही पार्ट है। स्नैपसॉल्व एप्लीकेशन डाउनलोड करिए जहां पर आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे और उसमें बहुत सारी अपडेट्स भी आ रही है जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और स्नैपसॉल्व एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड करना। सो बच्चा, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास। अगर आपने क्लास को एंजॉय किया है तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, but don't trouble your mom bacha party. Take care, bye bye, see you in the next class. Bye everyone, take care, love you all. Thank you so much for watching this video. Thank you.